लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े नेता और बड़े परिवार से आते हैं। इनकी माँ जो है पंजाब में मुख्यमंत्री रहीं, डिप्टी सीएम रहीं, तमाम पदों पर रहीं। लेकिन इनसे जो समझते हैं कि जिस तरीके से लगातार भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती परिवारवाद को लेकर के, तमाम सारे हमारे सवाल होंगे। राहुल इंदर जी से इनसे समझेंगे हम कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को देखा है। कांग्रेस का लगातार कांग्रेस पर भाजपा का अटैक होता है कि परिवारवाद बहुत ज़्यादा है आपकी पार्टी में। आप खुद डिप्टी सीएम और सीएम के बेटे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ लाभ मिला परिवारवाद का? नहीं, देखिए, ये तो एक जो इनका प्रोपेगेंडा की मशीन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, चलती है। सबसे बड़ा तो अगर परिवारवाद का आप एंटी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो राहुल जी खुद हैं। उन्होंने आके एक यूथ कांग्रेस से शुरू किया, उसकी जिम्मेवारी संभाली, उसके बाद एज एन एमपी उन्होंने काम किया। अगर चाहते तो जब मर्जी पीएम बन सकते थे, किसी भी अच्छे महकमे का मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले काम करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आज पूरा देश उन्होंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चल के समझा है, देखा है। वैसे ही अब हमारी अगर आप बात कर रहे हैं तो पंजाब की बात करें तो जैसे मेरे आपने बताया माता जी हैं, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी से जन्म लिया है, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का था। उसी में उन्होंने एक कार्यकर्ता से ऊपर चल के मुख्यमंत्री बनी। और मैं भी 2001 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई पद नहीं लिया, कोई ओहदा नहीं लिया। अगर लिया है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं तो वो लड़े, और वो भी किससे? एक बूथ प्रधान से, एक असेंबली प्रधान के। जब मेरी माता जी स्टेट में सबसे बड़े पद में थी, तब मैं एक असेंबली प्रधान का चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा का लड़ रहा था, उसके ऊपर जाके फुल स्टॉप। सिर्फ कि समझें हमारे कार्यकर्ता की क्या फीलिंग है, हमारे वर्कर की क्या फीलिंग है। 10 साल तक तो मुझे ये नहीं था कि आप स्टेज पे जाके बैठेंगे। हमें ये होता था कि हमारे लोगों के साथ आप जाएंगे। जो भी जब आपकी माँ जो सीएम थी उसमें भी जब सीएम थी, प्रेसिडेंट थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, तमाम बड़े पदों पे थी, तो हम कभी स्टेज पे नहीं जाते थे। हम लोगों के साथ एंट्री मारते थे, पंडाल में बैठते थे, वहाँ पे लोगों की दिक्कतें समझते थे कि क्या इशू होते हैं, क्या समझ आती है। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड पे जाके काम नहीं करेंगे ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे देश का डीएनए, अपने वर्कर का डीएनए, अपने सिस्टम का डीएनए। तो वही समझाए। और पद से कोई लालच नहीं रहा। अगर चाहते तो जो मर्जी पद ले लेते। जब खुद आप एक स्टेट चलाते हो तो उसमें अगर आप जिसको भी एडजस्ट करना चाहो इजीली कर सकते हो। लेकिन हमारी कोशिश क्या रही कि अच्छे जो लोग मेहनत करने वाले हैं, मेरे बहुत साथी हैं, क्योंकि सारा यूथ का ऑर्गेनाइजिंग उस टाइम पे करते थे, जिनको हमने आगे पुश किया, देखा कि ये मेहनती साथी हैं, आज अच्छे जगहों पे भी पहुंचे हुए हैं। तो जब दूसरों को पुश कर सकते हैं तो खुद को भी कर सकते हैं। लेकिन ये सोच नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का ही डीएनए है कि भैया काम से आपकी पहचान है। असली ताकत जो है ना, वो पद की ताकत नहीं है। अगर आप पद की ताकत को ताकत मान लेते हो ना भाई, तो आप पद से लिमिटेड हो और पद देने वाले से लिमिटेड हो। अगर लोगों की ताकत आपके पास आ जाती है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे पद आए ना आए, छिन जाए, जो मर्जी हो जाए। तो ये बेसिक डीएनए है कांग्रेस का। ठीक है, बीच में बहुत लोग घुसपैठ कर जाते हैं, आके और तरह की बातें कर जाते हैं, बट जो बेसिक अगर आप कांग्रेसी, जो ट्रू कांग्रेसी की बात करेंगे, तो उसको कभी पद का लालच होता ही नहीं। डीएनए में परिवारवाद नहीं? बिल्कुल नहीं है। मेहनत है उसके डीएनए में, कि मेहनत करो, अपनी लोगों से कनेक्ट करो, ताकत के पीछे मत भागो, सोच के पीछे भागो। एक आप टीचा लेके चले हो कि देश के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, उस चीज़ के काम करने के लिए। तो ये डीएनए है कांग्रेस का। राहुल जी, आप पंजाब से आते हैं, लंबे समय तक राजनीति में आप हैं और आपकी माता जी रहीं, सब कुछ आपने देखा। कहा जा रहा है कि जो किसान है वो अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये दावा हो रहा है कि हमने किसानों की मांगें मान ली, सब कुछ हो गई। आपको क्या लगता है? आप पंजाब से आते हैं, लेकिन राजस्थान में कर्मभूमि आपकी तय तय हो गई है, आप यहाँ किसान कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो क्या सेंटीमेंट दिख रहा है आपको? किसानों के मामले हल हो गए या अभी चल रहे हैं? नहीं, क्या मांगे मांग ली बीजेपी ने किसानों की? ये तो जो 3 काले कानून वापस लिए हैं, वो किसानों की मांग नहीं थी। वो तो किसानों पे एक धक्का था, जिससे इन्होंने स्टेप बैक किया। किसानों की मांग है बड़ी सिंपल, कि देश का पेट भरने की जिम्मेवारी हमारी है, हमारा पेट भरने की जिम्मेवारी सरकार उठाए, क्योंकि खाना एक एसेंशियल कमोडिटी है, जिसके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसको कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हाथों में मत दे, इसको सरकार इस तरह से मैनेज करे कि किसान
एक फसल उगाए तो उसको पता हो कि मेरी फसल का इतना मुझे मूल्य मिल जाएगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये बेसिक अगर सारी मांगों का आप सट्टा निकालें तो ये है, तो कहाँ मांगी गई उसमें। और जो आप कह रहे हैं संघर्ष की, किसान तो जिंदगी भर संघर्ष करता है भाई, पर्यावरण से लेके धरती का सीना चीर के फसल उगाना वो बहुत बड़ा संघर्ष है। तो किसान संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटता। ये सरकारों का संघर्ष तो बहुत छोटा है उसके लिए, सिर्फ जगह और समा बदला है। आज भी बॉर्डरों पे, खनौरी बॉर्डर मेरे एरिया में पड़ता है, खनौरी बॉर्डर, किसान बैठे हैं, डटे हुए बैठे हैं, अपनी मंगे लेके बैठे हैं। एसकेएम अपना काम कर रहा है, हर जो अलग अलग जथेबंदियां वो सारी लगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव आ गया तो उस तरह से ग्राउंड में जाके लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन किसान का संघर्ष जारी है, किसान पे प्रहार जारी है। इसीलिए जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो किसान न्याय का फैसला किया है, एमएसपी देने का, कर्जा माफ़ी का, जो किसानों की दिक्कतें राहुल जी ने किसानों के बीच में जाके, देश के बीच में जाके समझी हैं, उसको हल करने का सिर्फ एक ही एक तरीका है, वो है कांग्रेस पार्टी का किसान न्याय। राजस्थान में कैसे देख रहे हैं आप? अब आपको काम मिल गया है, यहाँ पर काम कर रहे हैं आप। राजस्थान में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, आपके पार्टी के तमाम नेता लगातार पर्ची वाला शब्द यूज करते हैं, विधानसभा में भी, हर जगह। आपको क्या लगता है कि ये सरकार काम कर रही है यहाँ पर बेहतर तरीके से, जो नई सरकार बन कर के आई है? देखिए जी, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश की आज जो स्थिति है ना, ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसी पार्टी को जिताने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को जिताने हराने के लिए नहीं है। ये चुनाव देश की होंद को बचाने के लिए है कि देश किस तरफ जा रहा है, क्या डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं। जो आपने पर्ची सिस्टम की बात की, आज पार्टी में ये हो गया कि जो लोग सोच के बैठे थे कि इस कुर्सी पे तो मेरा हक है, एक पर्ची आई, आपका हक निकल गया, किसी और को मिल गया, चू नहीं कर सके। अगर यही डिक्टेटर सिस्टम चलता रहा ना, तो कल आम लोगों को भी ऐसी पर्ची मिला करेगी। उनको आप सोचोगे ये घर मेरा है, ये घर पे मेरा हक है, तो पर्ची आएगी कि ये घर तो अडानी जी का हो गया। आप बोलोगे ये खेत मेरा है, पर्ची आएगी कि ये खेत तो अंबानी जी का हो गया। तो ये सिस्टम जो तानाशाही का है, जिस एब्सोल्यूट पावर जिसकी बीजेपी बात करती है, 400 सीट चाहिए, 370 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अरे भाई क्यों चाहिए आपको? अगर आप एक अच्छा देश के लिए कोई कदम लेके आओगे तो हर पार्टी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे उसकी विचारधारा आपके साथ मिलती है चाहे नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई तानाशाही फरमान जारी करना है, फिर आपको जरूर 400 सीट की ज़रूरत है। ये बात करते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की। कोलेशन गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी ने चलाई 10 साल। जितने बड़े फैसले उस समय में लिए गए, स्ट्रॉन्ग फैसले लिए गए। न्यूक्लियर डील का कितना बड़ा मुद्दा था, हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हर इंसान के हाथ में वो ताकत दे दी जो पहले नेताओं के हाथ में होती थी कि एक अफसर से आप सवाल नहीं कर सकते, सिर्फ नेता कर सकता था। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने हर इंसान को वो डंडा पकड़ा दिया कि भैया करो सवाल। आज कितने स्कैम्स अनर्थ हो रहे हैं आरटीआई के थ्रू। राइट टू एजुकेशन, कि बच्चे पढ़ें, राइट टू फूड। कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीति वो रही है कि हमारे हर नागरिक को क्या फ़ायदा हो सकता है, हम उसको ताकत कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको पावर कैसे दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो सोच है वो ये कहती है कि हम पावर अपने पास केंद्रित कैसे कर सकते हैं, हमें 400 सीट दे दो ताकि हमसे कोई बात ना कर सके, हम मीडिया का गला घोट के अपना प्रोपेगेंडा चला सके। लेकिन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं कई जगह पे बात करता हूँ जी, बीजेपी के कई साथियों से बात करता हूँ कि भैया बीजेपी को क्यों वोट डालनी चाहिए। भाई हैं हमारे, वो अपनी उनकी विचारधारा सोच है, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं। आप अगर उनसे पूछोगे वो 2-3 बातें करेंगे। एक तो धारा 370, देश दुनिया में हमारा डंका बज गया, 3 ट्रिलियन इकॉनमी। मैं उनको ये सवाल करता हूँ कि भैया ठीक है, धारा 370 हट गई, इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? जम्मू कश्मीर वाले देखेंगे उनको फ़ायदा नुकसान हुआ, या अडानी जी देखेंगे जिनको पहले वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अब करोड़ों की जो लिथियम माइंस है, अरबों की, वो खरीद पा रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग कर पा रहे हैं, उनको फ़ायदा हुआ होगा, वो देखेंगे। आपको इसमें फ़ायदा क्या हुआ? आपके बच्चों की एजुकेशन बेटर हुई, आपके नौजवानों को रोज़गार मिला, आपके घर का खर्चा कम हुआ, ज़्यादा हुआ? आप एक चीज़ ऐसी तो बता दें जिसके लिए आप वोट करें, जिसमें आप कहें कि जी ये मुझे एज अ नागरिक इस चीज़ का फ़ायदा नुकसान हुआ है। वो कोई नहीं होगा, क्योंकि नागरिक को एम्पावर करना, नागरिक को पढ़ाना, नागरिक को आगे लेके आना, ये बीजेपी की सोच नहीं है, डीएनए नहीं है। इनका बात है कि बड़ा प्रोपेगेंडा, बड़ी बात करके खुद को पावर लेना। तो वो तो फिर एक डिक्टेटरशिप सोच है ना जी।
अब एक बात आपसे कर लेते हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं आप, किसान कांग्रेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक चर्चा लगातार हो रही है कि कई सालों से अध्यक्ष नहीं है किसान कांग्रेस का, उस पर कब फैसला होगा? नहीं, देखिए, अभी सारा संगठन तैयार होगा, संगठित होंगे, सारे जो साथी फील्ड में काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका है बल्कि चुनाव का। इसमें दिखेगा जो मेहनती लोग हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं, किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, तो ऑफ कोर्स उनको आगे लेके आएंगे, उनको आके अच्छी जिम्मेवारियां देंगे। पहले भी जो हमारी किसान कांग्रेस की टीम थी, अगर आप देखिए, उनको बहुत अच्छी जिम्मेवारियां मिली हैं पार्टी में। तो किसान विंग एक ऐसा विंग है, अगर इसमें आप मेहनत करना जानते हो ना, लोगों से जुड़ना जानते हो, तो कोई सीमा नहीं है आप कहाँ जा सकते हो। तो कोशिश यही होगी कि अच्छे सारे साथियों को लेके हम एक अच्छा संगठन यहाँ पे तैयार करें। राजस्थान में और पंजाब में क्या समानताएं आपको दिख रही हैं? किन मुद्दों को लेकर के हो रहा है चुनाव? कहा जा रहा है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, उन इलाकों में किसानों का बड़ा असर है। जिस तरीके से भाजपा ने वहाँ पर अपना एक किसान का माहौल बनाया, कांग्रेस ने भी किसानों का मुद्दा बनाया, आपको लगता है पंजाब वाला असर कुछ दिखेगा यहाँ पर राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि किसान पूरे देश का किसान है। ये एक बहुत गलत प्रोपेगेंडा बनाया गया कि पंजाब के किसानों को ही दिक्कत है। पंजाब के किसानों को नहीं, देश के किसानों को दिक्कत है। वो देश का किसान है जो आवाज़ उठा रहा है, वो चाहे गंगानगर में बैठा है, चाहे हनुमानगढ़ में बैठा है, चाहे जलौर में बैठा है, चाहे मध्य प्रदेश, यूपी, कहीं भी बैठा है। आज किसान की क्या स्थिति है? किसान दूसरों का पेट भर रहा है, खुद का पेट भूखा है, उसी की लड़ाई है। जो ये कुछ बल्कि बातें करते हैं ना कि पंजाब के किसान ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, वो तो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, यही तो हम समझाना चाहते हैं कि भैया पंजाब का किसान अगर देश के किसान से थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी फसल एमएसपी पे जाती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो फसल हमारी एमएसपी पे जाती है, वो फसल हमारी धरती खराब कर रही है, हमारा पर्यावरण खराब कर रही है। हमें मजबूरी में पेट के कारण वो फसल लगानी पड़ रही है, हम लगाना नहीं चाहते। हमें बाकी चीज़ों पे एमएसपी दो ताकि हम वो उगाएं, और देश के सारे किसानों को आप एमएसपी का कानून दो। ये कहते हैं जी सरकार पे इतने लाख का बोझ पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ये सब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि सरकार को खरीदने को नहीं कहा जा रहा। हम ये कह रहे हैं कि जो आज शोषण हो रहा है, राजस्थान की बात करें जी, यहाँ पे सरसों की फसल होती है, उसकी एमएसपी लगभग 5,600 के आसपास होती थी। हमारी सरकार में वो फसल 7-7 हज़ार रुपये पे भी बिकी है, लेकिन आज उसको 4,000 रुपये कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं, वो जो सस्ते में किसानों का शोषण करके खरीदते हैं और बेचते महंगे में ही है। हिमाचल की बात करें, वहाँ पे सेब जाता है 25-30 रुपये किलो के हिसाब से। अडानी जी, अंबानी जी, ये जो 4-5 वहाँ पे कॉर्पोरेट हैं, वो सेब खरीदते हैं, और लोगों को कितने का मिलता है? 300 रुपये किलो मिलता है ना। हम यही कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन इसमें से निकाली जाए, एक कानून बने कि भैया आप 50 रुपये किलो पे ही लोगे, अगर उससे कम लोगे, अगर आप शोषण करोगे, अगर आप सरसों को 5600 से कम खरीदते हो, तो वो शोषण है किसान का, आप कर नहीं सकते। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं उसके साथ आप सेलिंग प्राइस पे भी एक सीलिंग लगाओ कि इससे महंगा बेच भी नहीं सकते। आपने 30 रुपये का खरीदा है, 20-30, 40-50 रुपये प्रॉफिट लो, उसको बेचो 70 रुपये का। जो चीज़ आज 300 की बिक रही है, जब वो 70 की बिकेगी, महंगाई भी कम होगी, किसान भी खुशहाल होगा। सिर्फ नुकसान किसका होगा? जो आज होर्डिंग करके बड़े पूंजीपति अपना फायदा कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े साइलो बनाए हैं, बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं, जिसमें किसान नहीं अफोर्ड कर सकता, वो होर्डिंग करते हैं और बाकी महंगा बेचते हैं। तो सिर्फ उनका नुकसान होगा, देश का भी फायदा होगा, किसान का भी फायदा होगा, और महंगाई भी कम होगी। पर प्रोपेगेंडा मशीन कुछ और ही बताता है। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, चूंकि अब राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि राजस्थान में कांग्रेस इस बार खाता खोल पाएगी या कुछ और कर पाएगी? तमाम सारे सवाल हैं, आपको क्या लगता है काम करते हुए? भाई जी, आई थिंक सरकार यहाँ पे जब बनी है, उसके कुछ समय बाद एक चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुई थी, करणपुर में हुई थी। तो उसमें बीजेपी का क्या हाल हुआ था आपने देखा था ना। तो वही स्थिति है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, और ख़ास तौर पे जो लोकसभा का चुनाव होता है ना जी, वो देश को देख के किया जाता है। और आज जो भी समझदार इंसान है, पढ़े लिखे की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है समझदार होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो समझदार इंसान है, जो प्रोपेगेंडा में नहीं बहता, वो समझ चुका है कि आज ये देश को बचाने की लड़ाई है, और सब लोग खुद तात्पर्य हैं। जो मर्जी, ठीक है, मीडिया चैनल्स पे कई बार कुछ और दिखाया जाता है, प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे जाके जब बात करते हैं, देश का हर एक जिम्मेवार नागरिक आज इस चीज़ पे तात्पर्य है कि देश नहीं लूटने देंगे। जो आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले में चूम लिया,
उसको हम इस तरह से फैशिज्म के कब्जे में आने नहीं देंगे। तो आप देखेंगे खाता खोलने की बात छोड़िए, यहाँ पे सफाया करेगी कांग्रेस बीजेपी का, और कल राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में करेगी। देश में करेगी। ये थे हमारे साथ राजस्थान में किसान कांग्रेस के प्रभारी राहुल इंदर सिद्धू जी। इनसे मैंने वो सारे सवाल किए जो यहाँ पर अमूमन लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर क्या कर पा रही है, किसान कांग्रेस, किसान के मुद्दे और वो तमाम बातें जो लगातार आप समझना चाहते होंगे, उस तमाम सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।